ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं ड्रामे के मेन लीड हीरोइन को, जिसका नाम रिया है। ये अपने कपड़े उतार रही हुई होती है, खुद को अनड्रेस कर रही हुई होती है, क्योंकि ये अभी अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए भी मिस्टर लिन को सेड्यूस करेगी और इसके साथ इंटीमेट होगी। मिस्टर लिन इस ड्रामे का हीरो है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी है और ये एक काफ़ी रिच पर्सनैलिटी है। इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्ट्री भी है जो इस ड्रामे के साथ हमें एंड तक जोड़े रखती है। वो मिस्ट्री ये है कि इस हीरो के साथ जो भी लड़की क्लोज होती है, इसके साथ अफेयर होता है जिस भी लड़की का, यानी कि जो भी लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होती है उसका ही मर्डर हो जाता है। और ये मर्डर कौन करवाता है इसका अभी तक किसी को नहीं पता चला होता। यहाँ पर हमारी हीरोइन रोते रोते परेशान होते होते बेचारी मिस्टर लीन के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर सुबह के टाइम जब इसकी आंख खुलती है तो वो बेड पर देखती है, बेड पर ब्लड का ड्रॉप होता है और एयरिंग गिरा हुआ होता है और वो इसे नोट किए बिना ही वहां से उठकर बाहर आ जाती है। मिस्टर लिन अभी भी सोया हुआ होता है। वो बाहर आती है तो आगे से इसकी सौतेली बहन जिसका नाम सोनूर है वो आ रही होती है। इसके साथ कुछ किराए के गुंडे भी होते हैं। ये अपनी बहन से कहती है कि देखो, जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया है। मैं मिस्टर लिन के साथ रात बिता चुकी हूँ, तो क्या तुम अब मेरी माँ के इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पे करोगी। इस लड़की की यानी हीरोइन की माँ बीमार होती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। इसके पास पैसे नहीं होते कि ये अपनी माँ का इलाज करवा सके और इसकी बहन इसको कहती है कि फलां बंदे के साथ जाकर अगर तुम रात बिताओगी तो मैं तुम्हारी माँ की ट्रीटमेंट करवा दूंगी। इस कंडीशन के मुताबिक उसने ऐसा ही किया और अपनी बहन से अब वो कहती है कि देखो, जैसा तुमने मुझसे बोला मैंने वैसा ही किया और अब तुम्हें मेरी माँ का इलाज भी करवाना चाहिए। सुनार तो इसके बात पर हंसने लगती है और वो कहती है कि कौन सी माँ और कहाँ की माँ और कैसा इलाज, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। मैंने खुद हॉस्पिटल जाकर इसके मुंह पर लगा ऑक्सीजन मैप अपने हाथों से हटा दिया था और अब तक तो वो मर चुकी होगी। रेयान को तो ये न्यूज़ एक शॉक से कम नहीं लगती। वो ये सब कुछ अपनी माँ के लिए ही तो कर रही थी कि वो इनको बचा सके, और सोनार ने तो इससे इसकी इज्जत भी छीन ली और इससे इसकी माँ भी छीन ली। वो सोनार को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम किसी की जान कैसे ले सकती हो, तुम कितनी जालिम हो, तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी है। सोनार इसे कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ यही डिजर्व करती हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर वो इसे धक्का देती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है और फिर वो अपने गुंडों से कहती है कि इसे ले जाओ और इसके साथ तुम लोग जो करना चाहते हो कर लेना और फिर इसके बाद तुम इसे मार डालना। गुंडे जल्दी से इसे उठा कर ले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं हमारे हीरो की भी आंख खुल जाती है और सुनार कपड़े चेंज करके खुद को बड़ा सेक्सी सा गेटअप देकर कमरे में आती है और ये प्रीटेंड कर रही होती है कि इसने ही मिस्टर लिन के साथ रात स्पेंड की होती है। मिस्टर ली इसे देखकर कहता है, क्या रात को तुम मेरे साथ थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, तो मैंने तुम्हें कैसे टच किया होगा। सुनार बहुत ही ह्यूमिलेट फील करती है लेकिन फिर भी हम्बल और अच्छा बनते हुए कहती है कि तुम होश में नहीं थे इसलिए तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया। मिस्टर लिन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो कहती है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझसे शादी कर लें क्योंकि आप मेरे साथ रात स्पेंड कर चुके हैं और अब मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मिस्टर लिन कहता है कि कभी सोचना भी ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जब मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करता हूँ तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, और अगर ड्रग का असर ना होता तो शायद मैं तुम्हें कभी टच भी ना करता। अब मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर सोनार के तो इरादे और मंसूबे नाकाम हो जाते हैं जो इसने बनाए हुए थे कि वो मिस्टर लिन से शादी करके इसकी दौलत पर कब्जा करेगी। मिस्टर लिन इसे कमरे से जाने का कहता है और वो चले जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर लिन को पिलो के नीचे से एक इयररिंग मिलता है जो कि रेयान का होता है। वो फिर सोनार का इयररिंग याद करता है, वो तो ब्लू कलर का था और बिल्कुल डिफरेंट था। वो समझ आता है कि जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ है वो सोनार तो है ही नहीं, वो तो कोई और है और अब वो इस लड़की को ढूंढना चाहता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि इस इयररिंग का पता चलाओ कि ये किस लड़की का है और जितनी जल्दी हो इस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं गुंडे रेयान को गाड़ी में डालकर कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं और ये बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमें अच्छा माल मिला है, पहले हम इससे अपना दिल बहलाएंगे, इसका रेप करेंगे, फिर इसे जान से मार डालेंगे। रेयान बेचारी तो बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी इनकी गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी चीज से हिट करती है और ये गुंडे वहां पर बेहोश हो जाते हैं और रेयान जो कि बेहोश थी वो होश में आ जाती है। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सामने वाले घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। एक ओल्ड एज औरत बाहर निकलकर इसे देखती है तो इससे रेयान की हालत पर बड़ा तरस आता है। ये लेडी असल में मिस्टर लिन की ग्रैंड माँ होती है। वो अपनी मेड की हेल्प से इसे अंदर लेकर आती है। रेयान को जब होश आता है तो वो बेड पर होती है और ग्रैंड माँ इसके सामने होती है।
रियान को नहीं पता होता कि ये इस आदमी की ही ग्रैंडमा है जिसके साथ इसने रात स्पेंड की होती है। ये लेडी रियान से पूछती है कि बेटी तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। रियान इसके सवाल पर खामोशी रहती है। वो इनको क्या बताती कि वो कौन है और क्या करके आई है। ग्रैंड माँ इसकी गर्दन पर चोट के निशान देख लेती है और कुछ समझ ही जाती है और सोचती है कि शायद इसका रेप हुआ है। फिर वो रियान से मजीद सवाल नहीं पूछती और बाहर चले जाती है। यहाँ पर इसकी मेड इसे कहती है कि मैडम कुछ पता चला, इस लड़की ने आपको कुछ बताया कि ये कौन है, इसके साथ क्या हुआ है। ग्रैंड माँ कहती है इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रेप हुआ है। बेचारी लड़की पता नहीं किसकी बेटी है, इसके माँ बाप को पता चलेगा तो इन पर पता नहीं क्या गुजरेगी। और फिर वो अपने ग्रैंडसन का इंतजार कर रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ है, कल रात से वो घर नहीं आया। यानी वो मिस्टर लिन के बारे में सोच रही होती है। तभी रेयान उठकर रूम से बाहर आ जाती है। ग्रैंड माँ इसे अपने पास आने को कहती है। वो ग्रैंड माँ के पास आकर बैठ जाती है। ग्रैंड माँ इसे कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स रहो और बेफिक्र रहो, तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो। इस घर को तुम अपना ही घर समझ सकती हो। अभी मेरा ग्रैंडसन आता है तो वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देगा। और तभी मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर लिन को देखकर रेयान के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने रात स्पेंड की है, कहीं ये मुझे पहचानेगा तो नहीं। और यहाँ पर मिस्टर लून जब रेयान को देखता है तो इससे भी महसूस होता है कि ये कौन है, मैंने शायद इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये इसे याद नहीं आ रहा होता। इसके ग्रैंड माँ इसको कहती है कि बेटा तुम इस लड़की को इसके घर पर ड्रॉप कर दो। रेयान कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मैं आपकी बहुत मेहरबानी, आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, मैं खुद ही अपने घर चले जाऊंगी। लेकिन ग्रैंड माँ के इंसिस्ट करने पर वो मान ही जाती है। मिस्टर लिन इसे ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। ये भी बाहर आ जाती है। ग्रैंड माँ भी बहुत नाइसली इसके साथ बिहेव करते हुए इसे बाहर तक छोड़ने आती है। रेयान खामोशी से मिस्टर लिन के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर को जा रही होती है। जब इसका घर आता है वो उतरने लगती है तो मिस्टर लिन इसको स्ट्रैंगल करने लगता है, इसको नेक से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और जिस मकसद के लिए भी तुम मेरे घर गई हो मुझे बताओ। वो कहती है कि मेरा कोई मकसद नहीं है और तुम मुझे जाने दो। वो कहता है कि ठीक है, मान लिया तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन अब मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो शर्त यही है कि तुम्हें मेरी सेक्रेटरी की जॉब करना होगी। रेयान इसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मैं सोचूंगी मुझे जॉब करना है तुम्हारे यहाँ के नहीं। और एटीट्यूड से कहते हुए वहाँ से चले जाती है। और यहाँ पर सुनार रेयान को मिस्टर लिन के साथ गाड़ी में से आता हुआ देखकर सोचती है कि रेयान तो बहुत ही ज्यादा तेज सी निकली, पहले मिस्टर लिन के साथ बैठकर और अब इसकी गाड़ी में। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा सियानी नहीं हो, मैंने तुम्हारा काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी सुनार नहीं। और यहाँ पर जब रेयान अंदर आती है तो इसका डैडी इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब तुम्हारी माँ मर गई है तो तुम्हारी भी इस घर में किसी को जरूरत नहीं है, तुम इस घर से निकल जाओ। और इसको सामान देकर वहां से निकाल दिया जाता है। बारिश हो रही होती है। मिस्टर लिन गाड़ी में खड़ा ये सब देख रहा होता है। रेयान के पास रहने को कोई जगह नहीं होती, वो बारिश में भीग रही होती है। तभी मिस्टर लिन गाड़ी से निकलकर इसके सामने आ जाता है और अपना हाथ आगे करता है, जिससे रेयान थाम लेती है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर लिन के घर पर आ चुकी हुई होती है। मिस्टर लिन सामने ही बैठा होता है। वो इसके पास आकर बैठ जाती है। मिस्टर लिन इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो, और वो इसे कुछ फाइल्स साइन करने के लिए दे देता है। रेयान के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो इसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और साइन कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रेयान ख्वाब में नींद में डर रही होती है और यहाँ पर मिस्टर लिन सोच रहा होता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ मैंने उस रात सेक्स किया था। वो इसे देखने के लिए रूम में आता है तो इसे नींद में घबराते देखकर इसके पास आ जाता है। वो इसे उठाने की कोशिश करता है और इससे पूछता है कि मुझे सच सच बता दो कि क्या उस नाइट तुम मेरे साथ थी। लेकिन रेयान का तो बुखार के मारे बुरा हाल होता है, इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो तो आंखें तक नहीं खोल पाती। मिस्टर लिन चेक करता है कि इसे तो बुखार है, वो जल्दी से मेडिसिन का अरेंज करता है। इसका सेक्रेटरी भी आ गया होता है। जब मिस्टर लिन चेक करता है कि रेयान का बुखार अब कम हो गया है तब वो रिलैक्स होता है। अगली सुबह जब रेयान की आँख खुलती है तो इससे मिस्टर लिन की कॉल आती है। वो इसे कहता है कि अब तुम्हारा बुखार कम हो गया है तो तुम ऑफिस आ सकती हो, इसलिए पहले फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खाओ पियो और फिर ऑफिस आ जाओ। रेयान सोचती है कि मिस्टर ली बुखार की हालत में मेरा कितना ख्याल रख रहा था, आज तक किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की। और इस बात से इसके दिल में मिस्टर लिन के लिए बहुत ही सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। और फिर वो ऑफिस चले जाती है। यहाँ पर सुनार भी आ जाती है और इसे बताती है कि तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जगह मिस्टर लिन के साथ सोने के लिए तुम्हें क्यों बोला था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी लड़की मिस्टर लिन के साथ सोएगी, इसके साथ इंटीमेट होगी, इसके साथ रिलेशन में होगी, इसका तो मर्डर हो जाएगा। और मैं चाहती थी कि इसी तरह से मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूं और मिस्टर लिन को एहसास दिलाकर कि मैंने इसके साथ टाइम बिताया है, मैं इसकी मिसेज भी बन जाऊं। लेकिन तुमने तो मेरी सारी प्लानिंग को बिगाड़ कर रख दिया, ना तो तुम मरी हो और ना ही मिस्टर लिन ने मुझसे शादी की है, और तो और तुम ही मिस्टर लिन की सेक्रेटरी भी बन गई हो।
इससे पहले कि वो रेयान से और भी झगड़ा करती, वहाँ पर एक मर्डरर आ जाता है और वो सुनार का मर्डर कर देता है। रेयान दो चीखने चलाने लगती है। सुनार को हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि सुनार मर चुकी है। सुनार का डैडी इसे थप्पड़ मारता है और बहुत बुरा भला कहता है। वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सुनार की जगह तुम क्यों नहीं मर गई। और वो एक और थप्पड़ इसे मारने ही लगता है जब मिस्टर लिन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इसमें रेयान का कोई कसूर नहीं है, जो भी हुआ है डेस्टिनी की वजह से हुआ, किस्मत में यही था और बहुत जल्द कातिल का पता चल जाएगा। और वो रेयान को लेकर घर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेयान अपनी माँ को याद करके सोच रही हुई होती है कि माँ, अगर आपको सुनार ने मारा है तो आज इंसाफ हो गया, किसी ने इसकी भी जान ले ली। आप ठीक ही कहा करती थी, जैसा कोई करता है वैसा ही वो बरता भी है। आपके साथ सुनार ने जो किया उसके साथ भी वही हुआ। तभी इससे कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो बाहर निकल कर देखती है तो मिस्टर लिन किचन में खाना बना रहा होता है। वो इसके पास आती है और इससे थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे शेल्टर दिया, मुझे जॉब दी और आज मुझे जिस तरह से तुमने हॉस्पिटल में प्रोटेक्ट किया, थैंक यू सो मच। मिस्टर लिन इसको बड़े गौर से देख रहा होता है। ये सोचती है कि शायद मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। वो कहती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो तुम मुझे इतने गौर से देख रहे हो। जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि कोई इतना प्यारा और परफेक्ट कैसे हो सकता है। इसकी इस बात पर रेयान थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, शर्मा जाती है और जल्दी से बात को चेंज करते हुए मिस्टर लिन से बोलती है कि मेरी बहन ने मरने से पहले मुझे बताया था कि जिस लड़की के साथ भी तुम रिलेशन में होते हो इसका मर्डर हो जाता है। इसकी ये बात सुनकर मिस्टर लिन अनकंफर्टेबल सा हो जाता है और इसकी इस बात का जवाब नहीं देता, लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ये बात रेयान भी समझ आती है। और फिर वो बात को चेंज करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी कुकिंग भी करते हो। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाने लगते हैं तो रेयान इसको बड़े प्यार से टाई बांधती है। ये बात मिस्टर लिन को भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये दोनों स्माइल करते हैं। इन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो गया होता है और ये दोनों बहुत ही मेच्योर कपल हैं। चाइनीज ड्रामों की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि हीरोइन को बच्चा बनने का शौक हो और ना ही हीरो स्टूपिड है जो कि बात बात पर हीरोइन को पकड़कर जबरदस्ती किस करता फिरे या इसको डांटता फिरे या इसको लाते ठुड्डे मारता फिरे। मुझे इन दोनों हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री, इनकी मैच्योरिटी बहुत ही अच्छी लगी। मिस्टर लिन ऑफिस चला जाता है, फिर रेयान भी ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो एक पिक को देखती है और इस पिक को देखकर इसे कुछ याद आता है और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेयान एक लड़के के साथ बैठी हुई होती है। तब दोनों ही छोटे थे और बचपन में ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी थे। फिर रेयान की मम्मी से स्कूल लेने के लिए आती है और रेयान लिन से दोबारा कल मिलने का कहकर चले जाती है और फिर ये दोनों दोबारा कभी नहीं मिल पाते क्योंकि उसी दिन रेयान के पेरेंट की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। रेयान की आंखों में तो ये पिक देखकर आंसू आ जाते हैं। इसे पता चल जाता है कि वो ही मेरा बचपन का दोस्त है, यानी लिन ही मेरे बचपन का दोस्त है। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि पिक इसके हाथ से स्लिप होकर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। मिस्टर लिन का सेक्रेटरी इसको आकर कहता है कि आपने ये क्या कर दिया, आपको पता है कि ये पिक बॉस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पिक में जो लड़की है ये हमारे बॉस का फर्स्ट लव है और बॉस इस लड़की से इतना प्यार करते हैं कि बचपन के प्यार को अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इस पिक को ही तोड़ डाला है। अब बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे। सेक्रेटरी तो इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो तो बोलता ही जाता है और रेयान को कुछ भी बोलने का वो मौका ही नहीं देता और खुद ही बोलता जाता है। रेयान इसे बताने की कोशिश भी करती है कि वो लड़की मैं ही हूँ, लेकिन वो तो चुप ही नहीं होता और ना ही ये बोल पाती है। फिर वहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाता है और वो तो आते साथ ही आग बगोला हो जाता है, बल्कि रेयान को वो अच्छी खासी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला था कि इस पिक को तुम हाथ लगाओ या मेरे ऑफिस की किसी भी दूसरी चीज़ को तुम हाथ लगाओ। और ये भी सेक्रेटरी की तरह रेयान को बात करने का मौका ही नहीं देता और रेयान बेचारी की आंखें तो पानी से भर जाती है कि ये तो मेरे बचपन का प्यार है, लेकिन ये समझ क्यों नहीं पा रहा और ये मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहा और जिसे ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो तो मैं हूँ, मैं तो इसके सामने हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे रेयान ऑफिस में होती है तो मिस्टर लिन का सेक्रेटरी इसको कहता है कि आज आपको बॉस के साथ एक डिनर के लिए जाना है। वो कहती है ओके और जब वो मिस्टर लिन के साथ डिनर पर जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर लिन के बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। वो मिस्टर लिन को कहते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि आप किसी फीमेल को किसी बिजनेस डिनर पर लेकर आए हैं। फिर वो रेयान की तारीफ भी करते हैं कि मिस्टर लिन की सेक्रेटरी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और इसे ड्रिंक करने को कहते हैं। मिस्टर लिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो रेयान को ड्रिंक करने से रोक देता है। रेयान के दिल में तो मिस्टर लिन के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है कि ये औरत को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। मिस्टर लिन तो इसे ड्रिंक नहीं करने देता, लेकिन खुद अच्छा खासा ड्रिंक कर लेता है और पूरी तरह से टर्न हो जाता है। रेयान इसे संभालते हुए कमरे में लेकर आती है। मिस्टर लिन बेहोशी में ही इससे बात कर रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना, मैं बहुत अकेला हूँ।
मुझे सिर्फ प्यार की तलाश है। रेयान ने मिस्टर लिन को बच्चों की तरह गले से लगाया होता है और वो कहती है मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कभी मैं उस फोटो के बारे में तुमसे कोई बात भी करूंगी और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो लड़की मैं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात की वजह से, मेरे किसी भी एक्शन की वजह से, हरकत की वजह से तुम्हारा दिल दुखे। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर लिन बाहर निकल कर देखता है तो रेयान किचन में होती है, वो खाना बना रही होती है। मिस्टर लिन इसे देखकर स्माइल पास करता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कुकिंग भी आती है, तुम तो हर काम में एक्सपर्ट हो। फिर वो इसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं वेकेशंस पर चलें। रेयान मान जाती है। मिस्टर लिन का सेक्रेटरी मिस्टर लिन को कहता है कि आपका फार्म हाउस जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर लिन फार्म हाउस जाने का ही सोच रहा होता है। और जब ये बात वो अपने असिस्टेंट के साथ शेयर करता है, अपने सेक्रेटरी के साथ शेयर करता है, तो इसका सेक्रेटरी इसे फार्म हाउस पर जाने से रोक देता है, क्योंकि इसकी पहले वाली सेक्रेटरी की भी फार्म हाउस जाने के बाद डेथ हो गई थी, किसी ने इसका मर्डर कर दिया था। इसलिए इसका सेक्रेटरी इसको कहता है कि मिस रेयान के साथ वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन मिस्टर लू इसको कहता है कि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता हूँ, मैं इस बार कातिल को पकड़कर ही दम लूंगा। और फिर वो रेयान के साथ अपने फार्म हाउस पर आ जाता है। रेयान ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया होता है। मिस्टर लिन की बर्थडे होती है तो इसके फ्रेंड इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए होते हैं। मिस्टर लिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो रेयान से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की भला क्या जरूरत थी। रेयान कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैंने अपनी खुशी के लिए किया है, क्योंकि तुम्हें खुश होता देखकर मुझे खुशी होती है। और फिर हम देखते हैं ये दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं। रेयान सोच रही होती है कि क्या वो बाहर जाकर सोए या इसी कमरे में सो जाए। वो एक्चुअली इसी कमरे में इसके साथ ही सोना चाहती है। मिस्टर लिन इसको देखता है, कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ। वो कहता है तो कोई बात नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहीं पर मेरे साथ सो सकती हो। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर लिन सोकर उठता है तो इसे रेयान अपने साथ बेड पर नजर नहीं आती। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसे लगता है कि कहीं इसका भी तो किसी ने मर्डर नहीं कर दिया। वो इसे कॉल करता है लेकिन इसका नंबर ऑफ आ रहा होता है। वो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर रेयान एक छोटी सी बच्ची के साथ पानी में छलांगे लगा रही होती है, खेल रही होती है और वो बहुत एंजॉय करती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाता है। वो इसे सही सलामत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर लिन इसको कहता है कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहती है कि मैं इस लड़की के साथ एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। जिस पर मिस्टर लिन कहता है तो ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है हम वो कर लेते हैं, तुम बताओ तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। और इस बात पर वो ब्लश करने लगती है और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। और घर आकर रेयान अपनी फोटोज को क्लिक कर रही होती है कि इससे उसी वक्त एक एनोनिमस नंबर से मैसेज आता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, यू आर इन डेंजर। और ये मैसेज पढ़कर वो हद से ज्यादा घबरा जाती है और तभी वहां पर मिस्टर लिन आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिक्स को क्लिक कर रही हूँ। और फिर वो इसे अपनी फोटोज दिखाने लगती हैं जो अभी इसने कैप्चर की होती हैं। और वो इसे इस मैसेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती ताकि वो इससे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं रात का टाइम होता है। ये दोनों घर से बाहर फायरवर्क प्ले कर रहे होते हैं, यानी पटाखे फोड़ रहे होते हैं। तभी कोई आकर रेयान पर अटैक करने लगता है और यही वो मर्डरर होता है जिसने मिस्टर लोन के अब तक की सारी सेक्रेटरीज की जान ली होती है। अब वो रेयान पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो रेयान को भी मार डालता, मिस्टर लिन सामने आ जाता है और रेयान को तो वो बचा लेता है, लेकिन खंजर इससे लग जाता है और वो बुरी तरह से इंजर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन हॉस्पिटल में होता है। रेयान इसके लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है। वो इसके लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाती है। मिस्टर लिन की ग्रैंडमा आगे से ही आ रही होती है। वो इसे आता देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन के साथ क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी गंदी लड़की हो, तुम्हारा तो रेप हो चुका है। तुम्हें तो पता नहीं किस किस आदमी ने यूज किया है, टच किया है। जिस दिन तुम मेरे घर पर आई थी मुझे उसी दिन सब समझ आ गई थी कि तुम्हारा रेप हो चुका है और इतनी डर्टी लड़की मेरे ग्रैंडसन के साथ तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि मेरा मिशन कामयाब हुआ। इस बार रेयान को अपने साथ फार्म हाउस पर लेकर जाकर मैंने इस मर्डर को पकड़ ही लिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मर्डर पकड़ा जा चुका होता है और मिस्टर लिन ने मिस रेयान को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया होता है। रेयान इसकी बातें सुन लेती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो तो मिस्टर रेयान के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो तो इसको बहुत ही ज़्यादा इसके साथ सिंसियर भी थी। ये तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मिस्टर लिन मुझे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये सब सुनकर वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है।
और वहाँ पर इसका एक कज़न जो अभी बाहर से आया हुआ होता है वो आ जाता है। वो रेयान को उठाकर अपने घर ले आता है। यहाँ पर मिस्टर लिन को रेयान की फिक्र होने लगती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वो इसे कॉल करता है लेकिन इसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो रेयान कहाँ चले गई है। और यहाँ पर रेयान का कज़न जिसका नाम मिस्टर सोको है वो रेयान को कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। रेयान कहती है कि तुम तो स्टडी करने के लिए बाहर गए थे ना, तो अचानक से वापस कैसे आ गए हो। जिस पर वो कहता है कि बस स्टडी कंप्लीट हो गई और मैंने सोचा कि मैं वापस चला ही जाऊँ, और मैंने तुम्हें रोड पर बेहोश देखा। मुझे बताओ कि क्या सब ठीक है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। कौन है तुम्हारे बच्चे का बाप। इसकी बात सुनकर रेयान चौंक सी जाती है और इसके सामने थोड़ी सी शर्मिंदा भी हो जाती है कि ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसकी खामोशी देखकर रेयान मजीद इससे कोई सवाल नहीं करता। बस वो इतना कहता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में लाजमी बताओ, क्योंकि वो ये बात सुनकर बहुत ही खुश होगा। इसकी बात रेयान को भी ठीक लगती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं वापस जाकर इससे बताती हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन का सेक्रेटरी इसे आकर बताता है कि पता चला है कि मिस रेयान का कजन इसको अपने घर लेकर गया है। ये सुनकर मिस्टर लिन को गुस्सा आ जाता है कि वो अपने कजन के साथ क्यों गई है। और फिर यहाँ पर रेयान अपने कजन के साथ मिस्टर लिन के घर के लिए निकलती है। इसका कजन इसको अपना कोट उड़ा देता है क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो रहा होता है। और यहाँ पर गाड़ी में बैठा मिस्टर लेन ये देखकर आग बगोला हो जाता है। इससे लगता है कि रेयान मुझे चीट कर रही है, ये मेरे साथ सिंसियर नहीं थी। अब मुझे छोड़कर अपने कजन के साथ इसने रिलेशनशिप बना लिया है। जबकि रेयान तो खुशी खुशी मिस्टर लिन को बताने के लिए आती है कि वो बाप बनने वाला है। और आज इसे ये भी बताना चाहती थी कि उस रात जो लड़की इसके साथ थी वो यही थी। लेकिन इससे पहले कि वो मिस्टर लिन को कुछ भी बताती, मिस्टर लिन इस पर गुस्सा उतारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी मुख्तलिफ लड़की समझता था, लेकिन तुमने मुझे चीट किया है। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, लेकिन तुमने मुझे इंजर देखकर मेरा साथ छोड़ दिया और अपने कजन के साथ चले गई, और अब तुम इसके साथ सेक्स करके आई हो। रेयान तो इसे बताने की बहुत ही कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसकी बात पूरी तरह से सुने बिना ही वो इसे बेड पर फेंकता है और इसका रेप कर डालता है। और फिर कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोलता है। एक आदमी दरवाजे पर इसकी मंगवाई हुई मेडिसिन लेकर आ जाता है। वो ये मेडिसिन रायवन को देकर कहता है कि इस मेडिसिन को खा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। मैं तुम्हारी जैसी औरत से अपना बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। वो कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर वो कहता है तब भी कोई बात नहीं, तुम ये मेडिसिन खा लो, और अगर तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें वो बच्चा भी पैदा नहीं करने दूंगा। और कमरे से बाहर चला जाता है। रेयान का दिल बुरी तरह से टूट चुका होता है। मिस्टर लिन इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था, इसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे बहुत बड़ा धोखा मिला होता है, जिससे रेयान पूरी तरह से टूट जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन को इसके सेक्रेटरी आकर बताता है कि हमने हॉस्पिटल के कैमरास में देखा है उस दिन मिस रेयान हॉस्पिटल के बाहर एक्चुअली बेहोश होकर गिर पड़ी थी, और इसके कजन ने आकर इसको हेल्प आउट किया था, इसीलिए वो इसको उठाकर लेकर गया था। ये सुनकर मिस्टर लिन को सब हकीकत का पता चल जाता है कि एक्चुअल बात क्या थी। रेयान ने तो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, मैंने ही इसे मिसअंडरस्टैंड किया और इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। इसके शोल्डर से अभी भी ब्लड निकल रहा होता है। ये खुद भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता। वो रेयान के रूम की तरफ जाता है। रेयान बैठी हुई रो रही होती है। वो बहुत ही गुमसुम से आंसू बहा रही होती है। मिस्टर लिन इसे देखकर दरवाजा फिर से बंद कर लेता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। और कुछ देर के बाद रेयान अपना सामान पैक कर बाहर आती है। वो देखती है कि मिस्टर रेयान ने बहुत सा खाना पकाकर टेबल पर रखा होता है। इसकी तरफ देखे बिना ही वो वहां से जाने लगती है। मिस्टर लिन कहता है कि क्या तू मुझे छोड़कर जा रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा, मुझे ट्रीट किया, किसी ने भी नहीं किया। और वो वहाँ से चले जाती है। इसका कज़न इसे लेने के लिए आया होता है और वो इसका सामान पकड़ कर लेकर जाता है। और यहाँ पर इसके पीछे पीछे मिस्टर लिन भी बाहर आता है, लेकिन इसे रोक नहीं पाता। तभी मिस्टर लिन की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर लिन की हालत देखकर वो तो अच्छा खासा परेशान हो जाती है, क्योंकि मिस्टर लिन को बहुत ही तेज बुखार भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस रेयान अपने कजन को अपनी माँ का बैंडेड देकर कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे पता चला के दो कि ये बैंडेड किसका है, क्योंकि ये बैंडेड जिसका भी होगा वही मेरी माँ की माँ यानी मेरी ग्रैनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं इसका कजन इसको आकर बताता है कि मैंने हर ज्वेलरी शॉप से पता किया है, लेकिन ये बैंडेड किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये बैंडेड जिस भी लेडी का होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिच होगी, क्योंकि जिस मटेरियल से ये बैंडेड बना हुआ है वो कोई आम मटेरियल नहीं है। कोई आम औरत तो इस बैंडेड को बाय तक नहीं कर सकती, अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं मिस रेयान अपने कज़न के साथ बैठी हुई डिनर
प्रेग्नेंट कर रही होती है। इसका कज़न इसे कहता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन की कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आ जाता है जो रियान को भी जानता था। वो वहाँ पर आकर मिस रियान को कहता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर लिन के साथ कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि मिस्टर लिन की तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है और आप यहाँ पर हो, आपको तो वहाँ पर उनके पास होना चाहिए था। इस आदमी की बात सुनकर मिस रियान परेशान हो जाती है। इसका कज़न भी इसके चेहरे की हालत देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि इसे मिस्टर लिन के बीमार होने का सुनकर फिक्र हो रही है। वो इसे मशवरा देता है कि मुझे यकीन है तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, और अगर प्यार करती हो तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जाकर इससे मिल सकती हो, इसका ख्याल रख सकती हो। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस रियान भागती भागती मिस्टर लिन से मिलने इसके घर आती है तो सामने मिस्टर लिन के बजाय इसकी ग्रैंडमा होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुमने अभी तक मेरे ग्रैंडसन की जान नहीं छोड़ी, लगता है कि तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। और वो अपने आदमियों से कहती है कि इसको इसकी औकात याद दिला दो और पहले इसका रेप करो और फिर इसे मार डालो। वो आदमी ऐसा ही करते हैं, रियान को हरास करने लगते हैं। रियान की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि इसका कुछ ज़्यादा नुकसान होता है, मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाता है और वो इन सब गुंडों को रास्ते से हटाते हुए मिस रियान को उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इन दोनों को आकर मुबारकबाद देते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आज तो आपकी बीवी का मिसकैरेज होते होते बचा है। रियान तो रिलैक्स ही हो जाते हैं कि शुक्र है इसके बेबी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सुनकर मिस्टर लिन के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इसे टच किया है और वो भी मैंने इसको बोला था कि मेडिसिन खा लो, तो क्या इसने मेडिसिन भी नहीं खाई होगी और ये बच्चा तो मेरा हो ही नहीं सकता। वो रियान पर शक करने लगता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप रियान का अबॉर्शन परफॉर्म करें, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर इसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, ऐसा करना आपकी वाइफ के लिए ठीक नहीं होगा। मिस्टर लिन को फिर ये भी याद आता है कि जब वो फार्म हाउस में रियान के साथ था तो रियान ने इसको एक दफ़ा बताया था कि इसको बच्चे कितने पसंद हैं। वो अजीब व गरीब कश्मकश का शिकार होता है, उसको नहीं पता होता कि वो क्या करे क्या ना करे। डॉक्टर के रोकने पर वो कहता है ठीक है। फिर वो आकर रियान से कहता है कि मुझे बताओ ये बच्चा किसका है। रियान कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, उस रात तुम्हारे साथ मैं ही थी और ये सब मेरी बहन की प्लानिंग थी, इसलिए मैं तुम्हें शायद कभी ना बता पाती, लेकिन क्योंकि अब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। और जो मेडिसिन तुमने मुझे उस दिन दी थी वो मैंने नहीं खाई, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर तुम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को लास्ट में पैदा करूंगी और ये बच्चा मेरा है। तुम इस बच्चे को अपनाते हो नहीं अपनाते हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बच्चा मेरा है और मैं एक माँ के तौर पर अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। मिस्टर लिन को भी इसकी इस बात पर यकीन आ जाता है, क्योंकि इसे तो पहले ही लगता था कि उस रात वो इसके साथ ही था। वो इसे अपने बिहेव के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी करता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। उसे कहता है कि मैं अपने बच्चे को और तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा और मैं बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी दूंगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन घर आता है तो इसे मेड से पता चलता है कि इसकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से ग्रैंडमा के पास आता है। इसकी ग्रैंडमा इसको कहती है कि मेरी तबीयत अब तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम शादी नहीं कर लोगे। आखिर तुम इस रियान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो और अपना घर क्यों नहीं बसा लेते हो। मिस्टर लिन को इनकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं कितनी दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा, जिससे भी करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा अपनी मेड को कह रही होती है कि लिन ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है, अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने इसको पाला है और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसकी मर्जी को, अब और नहीं। क्या मेरा इस पर इतना भी हक नहीं है कि मैं इसकी शादी अपनी बहन की बेटी से कर दूं। और वो इसी पेंडेंट को देखने लगती है जो हमने रेयान के पास भी देखा था। इसका मतलब है रेयान इसकी ही ग्रैंड डॉटर होती है, लेकिन इनको भी नहीं पता होता कि रेयान का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है और रेयान को भी नहीं पता होता है कि मेरी ग्रैंड माँ यही है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर लिन के माँ बाप बचपन में मर गए होते हैं और ग्रैंड माँ ने इसे एक ऑर्फन हाउस से अडॉप्ट किया था। लिन इनका सगा पोता नहीं था, लेकिन वो इससे सगे पोते से ज़्यादा प्यार करती थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन हॉस्पिटल में आता है और सरप्राइज देने के लिए रेयान को अपने साथ कहीं लेकर जाता है। ये एक तरह से एक पार्टी लग रही होती है और यहाँ पर आकर वो सबके सामने रेयान को प्रपोज कर देता है। अपने घुटनों के बल बैठकर वो इसको प्रपोज कर देता है और इसको एक रिंग देता है। रेयान को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि जिस शख्स से इसने इतना ज़्यादा प्यार किया
वो इसके साथ इतना सिंसियर कैसे हो सकता है। ये भी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रियान ढलते हुए सूरज को देख रही होती है और उदास सी चुपचाप सी बैठी हुई होती है। मिस्टर लिन पीछे से आकर इसे टच करता है, इसे कहता है कि तुम इतना गुमसुम क्यों बैठी हुई हो, मैंने कहा ना जो हो गया सो हो गया, अब आगे ऐसा वैसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो इसे अपने साथ ब्राइड शॉप पर लेकर आता है। रियान डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर चेक करती है। मिस्टर लिन से कहता है कि तुम जो भी ड्रेस पहनोगी तुम इसी में अच्छी लगोगी। तभी इसे इसकी सेक्रेटरी को कॉल आती है। वो इसे बताता है कि जो कोई भी इस मर्डरर से ये सब करवा रहा था वो अभी भी आज़ाद है, क्योंकि पुलिस ने मर्डरर से इन्वेस्टिगेट किया और इनको पता चला है कि ये मर्डर किसी और के कहने पर आपकी सब गर्लफ्रेंड्स को नुकसान पहुंचा रहा था। मिस्टर लिन कहता है कि जो भी इन सब के पीछे है जल्दी से जल्दी इसका पता चलाकर मुझे बता। तभी रियान दोबारा से ड्रेस चेंज करके आ जाती है। इसे आता देखकर मिस्टर लिन जल्दी से कॉल को ड्रॉप करता है। मिस रियान कहती है कि ये किसकी कॉल थी और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहता है कोई बात नहीं है, बस मेरे सेक्रेटरी की कॉल थी, वो मुझे काम के बारे में कुछ बता रहा था, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और झूठ मूठ बोलकर वो रियान को सेटिस्फाई कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लिन की ग्रैनी के पास एक लड़की आती है जो इन सब के पीछे होती है। यही लड़की वो होती है जो मिस्टर लिन की सब गर्लफ्रेंड का मर्डर करवा रही होती है। और ये सब ये इसलिए कर रही होती है कि मिस्टर लिन के साथ शादी करके वो इसकी सारी प्रॉपर्टी की ऑनर बन जाए। और ये लड़की मिस्टर लिन की ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर होती है, झूठी ग्रैंड डॉटर होती है, सच्ची ग्रैंड डॉटर नहीं होती। ग्रैनी को तो पता ही नहीं होता कि ये इनकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, बल्कि ये तो एक झूठी मकार लड़की है जो एक मर्डरर भी है। और इस लड़के का नाम यून है। यून आकर ग्रैंड माँ के पास बैठ जाती है और वो ग्रैंड माँ से कहती है कि मैं इतने सालों बाद बाहर से वापस आई हूँ और मिस्टर लिन मुझे वेलकम करने के लिए ना तो घर पर है और ना ही ये मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आया। ग्रैनी कहती है इससे तो आजकल मेरी परवाह नहीं, तो तुम्हारी क्या फिक्र होगी, ये तो आजकल अपनी सेक्रेटरी रियान के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा है। यून कहती है ग्रैंड माँ आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक कर लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे शादी करता है इस रियान से। मुझे तो पहले ही न्यूज के थ्रू पता चला है कि ये उस रियान से शादी कर रहा है, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गई हूँ कि ये सब मैं रुकवा सकूं। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मेरे अलावा किसी और का हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑफिस पे हो जाते हैं। मिस रियान को इसके आने का पता चल चुका होता है और वो समझ भी जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वो जल्दी से खुद को डिफेंड करने के लिए सब एम्प्लॉय को लाइन में खड़ा करके इनकी वीडियोस बनाने लगती है और प्रीटेंड करती है कि जैसे वो बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही होगी, यानी कि खुद को बिजी शो करती है। यून इसके साथ बदतमीजी करने लगती है। वो कहती है कि तुम हो मिस रियान जो मेरे फियांसे को सेड्यूस कर रही है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम सोचना भी ना कि मेरा फियांसे मुझे छोड़कर तुमसे शादी करेगा, क्योंकि मुझसे शादी करने में तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं इसके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करने में इसे कोई फ़ायदा नहीं है। तब वो नोट करती है कि रियान ने तो सारी रिकॉर्डिंग कर ली होती है। वो गुस्से में आकर कुछ और भी बोलने लगती है, लेकिन इसको इसका आदमी कहता है कि मैडम यहाँ से चले, ऐसा ना हो हमें लेने के देने पड़ जाए। और वो चले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन रियान को कहता है कि क्या तुम यून की वजह से परेशान हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि परेशान ना हुआ करो, मैं हूँ ना हर मसले को ठीक करने वाला और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर कोई असर पड़े। रियान इसे कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती हूँ। यून कह रही थी कि मैं तुम पर बोझ हूँ, बर्डन हूँ। मिस्टर लिन कहता है कि क्या तुम फजूल की बातें सोचती जा रही हो, मेरे सारे फ़ायदे तुमसे ही हैं। तुम मुझे बेबी दे रही हो, तुम मुझे खुशी देती हो, तुम मुझे सुकून देती हो, प्यार देती हो, तुमसे बढ़कर कोई मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए इन बातों को जहन से निकाल दो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नेक्स्ट डे मिस्टर लिन घर पर नहीं होता। यून अपने गुंडों के साथ आकर मिस रियान को बुरी तरह से मारती पीटती है, हरेस करती है। इतनी देर में मिस्टर लिन भी वहां पर आ जाता है और वो रियान को बचा लेता है और यून की अच्छी खासी इंसल्ट करता है और इसे यहाँ से भगा भी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन और रियान घर से बाहर घूमने के लिए आते हैं। रियान नेचर को देखकर बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो रही होती है। वो मिस्टर लिन से पूछती है कि बात तो बताओ कि अगर मैं कभी मर गई या तुमसे मैं कभी दूर हो गई तो तुम क्या मुझे याद रखोगे। वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम भला मुझसे क्यों दूर होगी। रियान कहती है बस ऐसे ही, मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा है कि शायद मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी और मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं बस तुमसे दूर जाने का ख्याल से डर रही हूँ। और ये कहकर इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मिस्टर लिन इसके करीब आ जाता है और कहता है कि बताओ क्या बात है, लाजमी कोई बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन वो नहीं बता पाती कि इसे किसी का मैसेज आता है जो इसको बताता है कि तुम मरने वाली हो, वो इसको नहीं बताती। मिस्टर लिन इसे हक कर लेता है और कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं किसी ने रियान को एक सरप्राइज बॉक्स सेंड किया होता है और इस बॉक्स में एक खंजर होता है, नाइफ होता है जो खून आलूद होता है, इस पर ब्लड लगा होता है। ये देखकर रियान डर जाती है।
मिस्टर लिन को भी डर सा लगता है कि ये जो कोई भी है अब इसकी नज़र रेयान पर है, वो इसे मार डालना चाहता है। वो अपने सेक्रेटरी के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो रेयान की जान बचा सके। तभी वहाँ पर यून आ जाती है। वो मिस्टर लिन को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आई हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फियांसे में फंस रहे तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा, क्योंकि अपेरेंटली जो भी ये सब कुछ कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो इस लड़की को मार डाले जो तुम्हारे करीब हो, और इसलिए तो आज तक तुम्हारी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी है सबको मार डाला गया है। और अगर तुम रेयान की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा और मुझसे शादी करना होगी, और मैं वादा करती हूँ कि रेयान को बचाने में मैं पूरी तरह से तुम्हें हेल्प आउट करूंगी। तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए तो मैं तुमसे किए गए अपने सब प्रॉमिसेस को पूरा करूंगी। तो मैं रेयान का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। मिस्टर लून जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो कुछ सोचे बिना ही जल्दी से रेयान की जान बचाने के लिए हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो नेक्स्ट डे रेयान को कहता है कि मुझे किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। रेयान कहती है कि कब तक तुम आओगे। वो कहता है अभी कोई पता नहीं कि मैं कब आता हूँ, लेकिन वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगी। रेयान कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और शायद मुझसे गलती ही होगी है जो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे आज तक दुनिया में कभी किसी ने प्यार नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते थे? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। मिस्टर लिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मुझे तुमसे बहुत ही प्यार है। इनफैक्ट जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ किसी और से बल्कि खुद से भी नहीं करता। मुझे सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं पर जाना है, तो मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वापस आऊँगा। और फिर वो चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस रेयान से मिलने के लिए इसका कज़न आ जाता है। इसका कज़न इससे पूछता है कि मिस्टर लिन कहाँ पर है। वो कहती है कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। तभी इसका कज़न मोबाइल पर देखता है कि मिस्टर लिन तो यून के साथ एंगेजमेंट कर रहा होता है। वो उसे सोशल मीडिया चैनल इस चीज़ को दिखा भी रहे होते हैं। ये सब अपनी आंखों से देखकर भी रेयान को यकीन नहीं आता। वो अपने कज़न से कहती है कि ये सब सच हो ही नहीं सकता, और वो मिस्टर लिन को कॉल करती है। मिस्टर लिन कॉल पिक करके इसको बताता है कि मैं तो बिजनेस मीटिंग में हूँ और जो कुछ तुमने देखा है वो तो झूठ है। वो रिलैक्स हो जाती है और अपने कज़न से कहती है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, ऐसी वैसी तो कोई भी बात नहीं है। मिस्टर लिन तो वाकई में बिजनेस मीटिंग में बिजी है। इसका कज़न इसको कहता है कि तुम खुद को बेवकूफ़ बना रही हो, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा कर आता हूँ। और वो इसे लेकर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर एंगेजमेंट हो रही होती है। मिस रेयान सारा कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वो मिस्टर लिन को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम बिजनेस मीटिंग पर गए हो और यहाँ पर तुम इसके साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, तुमने मुझे चीट किया है। मिस्टर लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि अब मैं इसे क्या कहूँ, मैं तो इसकी ही जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यून कहती है कि क्या तुम्हारी औकात है कि मिस्टर लिन जैसा इंसान तुम्हारे साथ शादी करे, और इसकी इंसल्ट करके इसको धक्का देकर वहां से निकाल देती है। मिस्टर लिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। रेयान रोती हुई अपने कज़न के घर आ जाती है। इसका कज़न इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। इस तरह से 7 महीने बीत जाते हैं। मिस्टर लिन के यून के साथ एंगेजमेंट हो चुकी हुई होती है और मिस्टर लिन का और मिस रेयान का ब्रेकअप हो गया होता है। इन दोनों का एक दूसरे से किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं होता। एक दिन मिस्टर लिन को इसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि उस लड़की का पता चल गया है जो आपकी बचपन की दोस्त थी, और जो लड़की पिक में थी वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि वो मिस रेयान ही है, यही आपकी बचपन की दोस्त भी है। मिस्टर लिन कहता है कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये ही मेरी रेयान है, क्योंकि मुझे इसके पास वैसा ही सुकून, वैसा ही पीस महसूस होता था जैसा बचपन में मुझे अपने उस दोस्त से मिला करता था। लेकिन अब क्या हो सकता है, मैं कभी भी रेयान की ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा हो। मैं इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस रेयान का कज़न इसको कहता है कि मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है कुछ दिनों के लिए, मैं नेक्स्ट वीक वापस आ जाऊँगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक ग्रैनी रख दी है, वो तुम्हारा दिन रात ख्याल रखेगी। और वो चला जाता है। एक रात रेयान और नैनी घर पर अकेली होती है जब एक अनोनिमस बंदा रेयान पर अटैक करने के लिए इनके घर में घुस जाता है। नैनी रेयान को प्रोटेक्ट करती है। रेयान वहां से भाग जाती है और यहाँ पर मिस्टर लिन आ रहा होता है। मिस रेयान इसकी गाड़ी के सामने आकर बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर लिन जब गाड़ी से बाहर निकलकर चेक करता है तो ये रेयान होती है। ये जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून ग्रैंडमा के पास बैठी इनको बता रही होती है कि मैंने रेयान का काम तमाम करवा दिया है, ये अब तक मर चुकी हुई होगी। ग्रैनी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये काम तुमने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आज या कल इस रेयान की बच्ची ने दोबारा से मिस्टर लू की ज़िंदगी में वापस आ ही जाना था। तुमने अच्छा किया कि तुमने इसको जान से ही मार डाला। ये दोनों मज़े से बातें कर ही रही होते हैं कि तभी ग्रैनी को इसका मुलाजिम आकर बताता है कि आपकी ग्रैंड डाटर का पता चल गया है। आपकी ग्रैंड डाटर कोई और नहीं बल्कि मिस रेयान ही है, क्योंकि जो बैंडेड आपके पास है वो ही बैंडेड मिस रेयान के कज़न लेकर आपके ज्वेलर के पास भी गया था।
इस बात से तो ग्रैंड माँ के होश ही उड़ जाते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर रेयान है, तो ये कौन है और क्या मैंने अपनी ही ग्रैंड डॉटर को अपने ही हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया। ग्रैंड माँ रोने लगती है, वो वावेला करने लगती है। वो यून से कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनकर हमारी फैमिली में क्यों आई हो। यून कहती है कि मैं तो पहले ही जान चुकी हूँ कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर रेयान ही है, क्योंकि मुझे किसी ज्वेलर से पता चला था कि उसके पास जो पेंडेंट है वही पेंडेंट आपके पास था, लेकिन मैं सिर्फ मिस्टर लिन की दौलत की खातिर इसकी ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की को मार डाला करती थी, और अब तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी क्योंकि तुम्हें भी मेरी हकीकत का पता चल गया है। फिर वो अपने आदमियों से कहती है कि इस बूढ़ी औरत को मारकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दो, और खुद बहुत ही डरावना हंसने लगती है। बूढ़ी औरत तो रोने लग जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सांप को दूध पिलाया, मुझे क्या पता था कि वो मेरा खून है, और तुम्हारे साथ मिलकर मैंने अपनी ही बेटी की बेटी को मार डाला। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिस्टर लिन मिस रियान को लेकर आ गया होता है। को डॉक्टर बताता है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, मतलब मिस रियान की डिलीवरी हो गई होती है और जो बच्चा होता है वो बच नहीं पाता। ये सुनकर मिस्टर लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कांपते कांपते हाथों से बच्चे को देखता है जो कि मुर्दा हालत में होता है। फिर डॉक्टर इसको बताता है कि आपकी मिसेस के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, आप इनसे आखिरी बार मुलाकात कर लें क्योंकि वो भी मरने वाली है। मिस्टर लिन की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो रियान के पास आता है, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसे देखकर बस इतना कह पाती है कि मेरा बच्चा मर गया, और साथ ही इसकी जान भी निकल जाती है। माँ और बच्चा दोनों मर जाते हैं, और ये सदमा मिस्टर लिन के लिए बहुत बड़ा होता है, और वो भी मेंटली डिसेबल हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। इस तरह से 5 साल गुजर जाते हैं। इसकी ग्रैनी मर चुकी हुई होती है, रेयान भी मर चुकी हुई होती है, इसका बच्चा भी मर चुका होता है, और इसने अभी तक यून के साथ शादी भी नहीं की होती। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको एक सीन के बारे में एक्सप्लेन करना भूल गई थी, जहाँ पर यून की एंगेजमेंट मिस्टर लिन के साथ हो रही होती है। तो मिस्टर लिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मिस यून मिस्टर लिन को कहती है कि तुमने रात मेरे साथ बिताई है और अब हम दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो गया है। और जिस दिन ग्रैनी को पता चलता है कि ये इसके ग्रैंड डॉटर नहीं है, तब हम देखते हैं कि यून भी प्रेग्नेंट होती है, और इसका भी 7वां महीना चल रहा होता है। लेकिन ये बच्चा मिस्टर लिन का नहीं होता, ये बच्चा इसके बॉयफ्रेंड का होता है, जिससे वो मिस्टर लिन को ये बताती है कि ये बच्चा उसका है क्योंकि इसने इसके साथ रात बिताई है, और जो इसने नहीं बिताई होती। और अब इसका बच्चा भी पैदा हो चुका होता है। मिस्टर लिन तो मिस यून के साथ शादी नहीं करता, और इसे कोई खबर नहीं होती कि इससे मेरा कोई बच्चा है भी या नहीं। वो सिर्फ रेयान के दुख में पूरी दुनिया से गाफिल हो चुका हुआ होता है। एक दिन मिस यून अपनी में पूरी दुनिया से गाफिल हो चुका हुआ होता है। एक दिन मिस यून अपने बेसमेंट में खड़ी होती है। इसके पास वही डॉक्टर होता है जो हॉस्पिटल में भी था, जिसने मिस्टर लिन को इसके बच्चे और रेयान की मौत के बारे में भी बताया था। यून इस डॉक्टर को कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर उस दिन तुम मेरे कहने पर झूठ ना बोलते कि इसकी बीवी और बच्चा मर चुका है, तो मैं कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना होती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब तो झूठ था, और ये सारी यून की गेम थी। ना तो रेयान मरी थी और ना ही इसका बच्चा मरा था। रेयान को इसने पिछले 5 साल से इस बेसमेंट में कैद किया हुआ था। डॉक्टर कहता है कि आपको इसे मार डालना चाहिए, आपने इसे क्यों जिंदा रखा हुआ है। जिस पर वो कहती है, मैं इसे एकदम से आसानी से मौत नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये तड़प तड़प कर मरे। और इसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका बॉयफ्रेंड इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी यून को किसी की कॉल आती है, कोई इसको किसी पार्टी पर इनवाइट करता है। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं वापस आकर तुम्हें खुश करूंगी, अभी मुझे कहीं पर जाना है। इसके जाने के बाद इसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि आजकल मैंने देखा है ये बार बार बेसमेंट में जाती है, आखिर ऐसा कौन सा राज है बेसमेंट में। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बेसमेंट में जाता है। रेयान इसके आने से पहले ही अलर्ट होती है, इसने अपने हाथ में वेपन पकड़ा होता है। जैसे ही यून का बॉयफ्रेंड आता है, वो इसे सीधा करके देखने लगता है कि ये कौन है। रेयान इस पर अटैक करके इसको गिरा देती है और यहाँ से भाग जाती है। और आगे हम देखते हैं कि वो रोड पर भागती जा रही होती है कि सामने से फिर से मिस्टर लिन और इसका सेक्रेटरी ही आ रहे होते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मिस रेयान फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर लिन गाड़ी रोककर आकर देखता है तो ये रेयान होती है। मिस्टर लिन के तो पांव तले जमीन निकल जाती है कि क्या ये रेयान है और रेयान जिंदा है। जिस रेयान को वो पिछले 5 साल से मरा हुआ समझ रहा था, जिसके रोग में इसने दुनिया को बुला दिया था, वो रेयान तो जिंदा है। वो इसे लेकर घर आ जाता है। रेयान भी बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और कमजोर पड़ चुकी हुई होती है। ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के दिल अभी भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मिस्टर लिन तो रेयान से नजरें ही नहीं मिला पाता, क्योंकि ये सब होने से पहले वो यून के साथ एंगेजमेंट कर चुका था। और इसने यून के साथ एंगेजमेंट क्यों की थी, ये बात अभी भी इसने रेयान को क्लियर नहीं की होती। रेयान अभी भी इसे बेवफा समझती है। एक तो रेयान इसलिए उदास रहती है
कि इसने इसके साथ बेवफाई की थी और दूसरा इसने 5 साल पहले अपना बच्चा खो दिया था। इन दोनों ट्रेजिडीज ने इसे मेंटली ब्रेक ऑफ कर दिया होता है। मिस्टर लिन इसे पाकर दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है। वो संभल जाता है, नॉर्मल होने लगता है। वो रियान का इलाज करवाने लगता है। रियान मेडिसिन पर होती है। मिस्टर लिन अब इसका हर तरह से ख्याल रखता है। यहाँ पर यून अभी तक मिस्टर लिन की प्रॉपर्टी पर ही नजरें गाड़ी हुई होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उल्लू के पट्टे, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हें किसने बोला था कि तुम बेसमेंट में जाओ और तुमने रियान को भागने का मौका दे दिया। अब मैं इस बात को किस तरह से संभालूंगी भला? मैं अच्छा भला अपने मकसद में कामयाब होगी थी। खैर अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मैं भी खामोशी से चुप बैठकर अपनी हार नहीं मानूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। तभी मिस यून वहां पर आ जाती है और मिस्टर यून को कहते हैं कि बहुत हो गया, अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मिस्टर लिन इसको कहता है कि कौन सी जिम्मेदारी? तुम कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो? वो कहती है क्या तुम इतने इग्नोरेंट हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुमने उस रात मेरे साथ जो कुछ भी किया और मुझे प्रेग्नेंट किया और मेरे साथ शादी भी नहीं की, तो मैं चुप रही। फिर तुम्हारा बच्चा मैंने पैदा किया और तुमने कभी उस बच्चे का हाल तक नहीं पूछा और तुम सिर्फ उस 2 टकी की लड़की के दुख में ही रहे। और पूरे 5 साल गुजर चुके हैं और तुम्हारा बेटा 5 साल का हो गया है। अब मुझसे अकेले इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। अब अपने बच्चे को अपने पास रखो और इसे खुद ही संभालो। मिस्टर लिन कहता है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा तुमने पैदा किया है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी टच नहीं किया होगा, क्योंकि मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। मैं कैसे तुम्हें टच कर सकता हूँ? यून कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हें भी पता है एंगेजमेंट वाली रात को तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया था, सेक्स किया था, और अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसको नहीं रखूंगी। इसके जाने के बाद इसका सेक्रेटरी इसको कहता है कि सर इसमें बच्चे का भला क्या कसूर है? अगर इसे माँ नहीं रख रही तो आप ही इसे रख लें। बच्चे तो मासूम होते हैं, अगर आप भी ना रखेंगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? मिस्टर लिन कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इस औरत को कैसे टच किया। मुझे लग रहा है कि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस रियान सोकर उठती है तो ये देखती है कि क्यूट सा बच्चा इसके बेड पर बैठा हुआ इसको देख रहा होता है। रियान हैरान होते हैं कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से आ गया। इसका अपना बच्चा तो 5 साल पहले ही मर गया था, तो ये बच्चा कौन हो सकता है जो इसे इतने प्यार से देख रहा है? वो इससे पूछती है कि तुम कौन हो बेटा? बच्चा कहता है कि मेरी मम्मा मुझे यहाँ पर छोड़ के गई है, कि मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती रहती है हर वक्त, इसलिए वो मुझे मेरे पापा के पास छोड़कर चली गई है। रियान को इसकी बातों की कुछ समझ नहीं आती कि ये बच्चा किसका है, ये किसके बारे में बात कर रहा है। वो कहती है बेटा आपके डैडी कौन है? ये बच्चा कहता है मेरे डैडी इसी घर में रहते हैं और मेरी डैडी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मम्मा अच्छी नहीं है। रियान इसे गौर से देखती है। इस लड़के का फेस बिल्कुल मिस्टर लिन की तरह होता है। रियान को पता चल जाता है कि ये लिन का और यून का बेटा है। इस बात से इसे और भी दुख होता है कि इसने वाकई में इसके साथ बेवफाई की थी। ना सिर्फ इसने यून के साथ एंगेजमेंट की थी, बल्कि इसके साथ इसने शादी भी कर ली थी और बच्चा भी इसने पैदा कर लिया। मिस रियान सोचती है कि अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर लिन और यूं तो मैरिड कपल हैं और मेरी वजह से इनको किसी किस्म की डिस्टर्बनेस होगी और ये मुझे गवारा नहीं। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लिन इसको रोकता है। रियान कहती है कि अब मेरा यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम मैरिड हो, तुम दोनों का एक बच्चा भी है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में मेरी वजह से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करती हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लिन इसे हक कर लेता है और कहता है मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। रियान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इसे पीछे करते हुए कहती है कि किसी और का नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल रखो। वो कितना मासूम और कितना प्यारा सा है। वो माँ बाप की मोहब्बत को तरस रहा है। तुम सबका ब्लड रिलेशन है। मैं यहाँ पर मिसफिट हूँ, मुझे जाने दो। तभी मुलाजिम आकर इनको बताती है कि मिस्टर लिन के बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको बुखार हो गया है। ये दोनों भाग कर बच्चे की तरफ जाते हैं। इसे बुखार हो गया होता है। मिस्टर लिन इसे उठाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। बच्चा कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपनी इस नई प्यारी सी मम्मी के पास ही जाना है। अगर ये मेरा ख्याल रखेगी तो मैं फ़ौरन से पहले ठीक हो जाऊँगा। मिस्टर लिन अपने बेटे को मिस रियान को दे देता है। वो जल्दी से इसे बड़े प्यार से उठा लेती है। बच्चा कहता है कि आप कितनी अच्छी हैं, आपने मुझे जिस तरह से उठाया है ऐसे कभी मेरी माँ ने मुझे नहीं उठाया। रियान को इस बच्चे की बात पर इसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है और मिस्टर लिन सोचने लगता है कि यून अपने सगे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर दोनों इस बच्चे का ख्याल रखने में लग जाते हैं और फिर इसके पास ही बेड पर सर रखकर सो भी जाते हैं। रियान का हाथ मिस्टर लिन के हाथ से टकराता है तो वो सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर कब सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला और जितनी जल्दी हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बाहर निकलती है। इसके कमरे में इसकी बहुत सी यादें होती हैं। वो बहुत ही सैड फील कर रही होती है और फिर मॉर्निंग में वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लिन आकर इसे पीछे से हक कर लेता है और फिर से कहता है कि मेरा यून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रियान इसे कहती है कि मैं कब तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक है या नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये मेरे साथ जुल्म है। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में भी सोचा है? मुझे कितना दुख होता होगा ये सब देख कर, और यहाँ से जाने में मेरी अपनी खुशी है। इसमें ही मुझे खुशी मिलेगी जब मैं यहाँ से दूर रहूंगी।
और जब जब मैं तुम सारी फैमिली को इकट्ठा देखूंगी तो मुझे दुख होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। वो जैसे ही वहाँ से जाती है इनकी मेड यून को इन्फॉर्म कर देती है कि मिस रियान वहाँ से चले गई है, अब आप इनके साथ जो भी करना चाहती हैं कर सकती हैं। मिस यून तो बहुत ही ज्यादा सियानी होती है, इसने हर जगह पर अपने जासूस छोड़े हुए होते हैं, ये मेड भी इसी की जासूस होती है। जैसे ही रियान घर से बाहर निकलती है सामने मिस यून खड़ी होती है। वो मिस रियान को कहती है कि देख लिया ना, ये है तुम्हारी औकात मिस्टर लिन, और इसका घर सिर्फ मेरा है, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मिस रियान बेचारे तो पता नहीं कि इस बात पर कब का सब्र कर रही थी, अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी हुई होती है। वो एक जोरदार थप्पड़ इसको मार देती है। मिस यून के तो वहमों गुमान में भी नहीं होता कि मिस रियान इतनी हिम्मत कर सकती है कि मुझे थप्पड़ मारेगी या किसी और को ही ये थप्पड़ मारे, क्योंकि मिस रियान बहुत ही ज्यादा मासूम और इनोसेंट सी कैरेक्टर है। यून के आदमी खुद इसे आगे बढ़कर रियान को पकड़ लेते हैं। यून कहती है 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। वो इसको थप्पड़ मारने लगती है। मिस्टर लिन आकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि बहुत हो गया, अब और नहीं। अगर अब तुमने दोबारा रियान को हरास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। यून इसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखा, इसे जन्म दिया, पाला पोसा, और तुम इस औरत के लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मिस रियान इसकी बात सुनकर तो और भी ज्यादा प्रवोक हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है और मिस्टर लिन से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जल्दी से चले जाती है। मिस्टर लिन भी इसे मनाने के लिए इसके पीछे पीछे जाता है। इधर मिस यू अपने आदमियों से कहती है कि जो भी हो कुछ भी करो, लेकिन आज रात इस मिस रियान की जिंदगी को खत्म करके रख दो, आज की रात इसका मर्डर कर दो। और इसके आदमी इसका ऑर्डर पूरा करने में लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस रियान अपने कजन के घर वापस आ चुकी हुई होती है। रात का टाइम होता है, वो बाहर चहलकदमी कर रही होती है कि वो देखती है कि कोई एनोनिमस आदमी मुंह पर मास्क पहने इसके घर में कूद पड़ता है। ये जल्दी से घर से बाहर भागती है। इधर इस आदमी को यून की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि रियान जहां भी गई है इसका पीछा करो और कार एक्सीडेंट में इसको जान से मार डालो। और यहाँ पर इस बारे में मिस्टर लिन को इसका सेक्रेटरी कॉल करके भी बता देता है कि यू ने अभी अभी कुछ गुंडों को भेजा है ताकि वो रियान का मर्डर करवा सके। मिस्टर लिन जल्दी से मिस रियान को बचाने के लिए भागता है और यहाँ पर रियान रोड पर खड़ी हुई होती है, तभी पीछे से आकर मिस्टर लिन इसे पकड़ लेता है। इतने में एक गाड़ी आकर रियान को टक्कर मारने ही लगती है, इससे पहले ही मिस्टर लिन इसे बचा चुका होता है। फिर हम देखते हैं मिस रियान मिस्टर लिन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वो इसका हाथ देखती है, इसके हाथ पर चोट लगी हुई होती है और इसका खून निकल रहा होता है। रियान इसे कहती है तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे इस चोट से खून से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी जान बच गई। और फिर वो इसे लेकर एक पास के ही घर में चला जाता है। रियान इसके हाथ पर बैंडेज करते हुए इसे कहती है कि एक तो तुम्हें हर जगह पर एक अकेला घर आसानी से मिल जाता है जिसमें ना कोई रह रहा होता है और घर भी बड़ा साफ सुथरा होता है। वो इस बात को बड़े लाइट वे में मजाक के तौर पर करती है। मिस्टर लिन इसे कहता है कि यह घर मैंने 5 साल पहले ही बाय किया था, मैं इस घर को तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद हम देखते हैं रियान सोकर उठती है तो इसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होती है। वो घर से बाहर भागती हुई आती है। इस रोड पर मिस्टर लिन का बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है। वो फौरन से इसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो इसको कहता है कि मैं आपको घर वापस लेकर जाने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। जिस तरह की माँ को मैं अपने ड्रीम में देखा करता था आप बिल्कुल वैसी हैं। आप प्लीज मेरे साथ घर वापस चलें क्योंकि मुझे लगता है मेरे डैडी भी मेरी मम्मा की तरह मुझे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं करते। इस बच्चे की प्यारी प्यारी मासूम मासूम सी बातों की वजह से रियान को भी इस बच्चे से प्यार और अटैचमेंट से महसूस होने लगती है। तभी मिस्टर लिन की कॉल इसको आती है और वो इससे पूछता है कि क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास है, क्योंकि वो खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा। वो इसको बताती है कि हाँ वो मेरे पास ही है, वो कहीं नहीं खोया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो इसे अपने साथ अपने कजन के घर पर रख लेती है। इसका बिहेवियर इस बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा काइंड, बहुत जेंटल होता है। मिस्टर लिन भी रेयान को अपने बच्चे के साथ रहने की परमिशन दे देता है क्योंकि वो रेयान पर पूरा पूरा ट्रस्ट करता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों एक जैसा गेटअप करके कहीं पर जा रहे होते हैं। मिस्टर लिन ने भी बच्चों की तरह सर पर क्लिप लगाया होता है। लड़कियां इन तीनों का मजाक उड़ाती हैं। मिस्टर लिन अपना क्लिप उतारने लगता है। रेयान इसे रोककर इशारा करती है कि रहने दो, ना उतारो, क्योंकि बच्चे की खुशी इसी में ही है कि तुम लगाए रखो। और फिर ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। जैसे जैसे रेयान खाना खाती है सेम वैसे वैसे ये लड़का भी खाना खाता है। इन दोनों को एक जैसी हरकतें और मूव करता देखकर मिस्टर लिन थोड़ा सा फैसिनेट भी होता है और हैरान भी होता है कि ये इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। फिर एकदम से इन दोनों को एलर्जी भी होने लगती है। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर बताता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, माँ को एलर्जी है इसलिए बच्चे को भी ये एलर्जी है। मिस्टर लिन तो सोचने लगता है कि डॉक्टर का क्या मतलब है।
ये तो इसकी सगी माँ नहीं है, इसकी माँ तो यून है। इसे कुछ डाउट्स होने लगता है। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे रेयान और अपने बेटे का पेरेंटल टेस्ट करवाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा पहली दफा अपनी डैडी को बताता है कि मुझे अपनी पहली वाली माँ के पास वापस कभी नहीं जाना, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी, मुझे मारा करती थी। मिस्टर लिन उसी वक्त अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि यून मेरे बच्चे की माँ नहीं है, ये बच्चा तो रेयान का है। जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो तो सिर्फ यान की एक चाल थी। अब तुम जल्दी जल्दी पुलिस को लेकर मेरे घर पर पहुंचो। इधर यून की जासूस मेट ये सब सुन लेती है और वो फौरन कॉल करके यून को बता देती है मिस्टर लिन को सब पता चल चुका है कि ये बच्चा किसका है, और अब वो पुलिस को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यून इस लड़के को मिल्क देकर कहती है कि इसे जल्दी से पी और सो जाओ। लड़का कहता है कि मुझे नहीं पीना, लेकिन यून इसको गुस्से से कहती है कि मैंने कहा ना पियो, जिस पर वो फौरन से दूध पीने लगता है। फिर वो रियान को कॉल करके कहती है कि अगर तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो टॉप फ्लोर पर अभी के अभी पहुंच जाओ। रियान पहुंच जाती है। वहां पर यून पहले से ही होती है। इसने इस लड़के के गले पर चाकू रखा हुआ होता है। वो रियान से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस लड़के को ना मारूं तो अभी इसी वक्त टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दो। रियान इस बच्चे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि कुछ सोचे समझे बिना ही वो जल्दी से कहती है कि ठीक है मैं कूदने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे कूदने के बाद इस बच्चे को तुमने ना छोड़ा तो याद रखना कि मैं भूत बनकर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो कूदने लगती है। तभी वहां पर मिस्टर लिन आ जाता है और वो रियान को रोकता है। इसके साथ में पुलिस आई हुई होती है। मिस्टर लिन रियान को बताता है कि तुम्हें पता है हमारा बच्चा जो 5 साल पहले मर चुका था वो कौन है? वो जॉर्ज ही है। इस बच्चे का नाम जॉर्ज होता है और ये बच्चा तुम्हारा है, ये मेरा है, ये कभी मरा ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ यून की एक चाल थी। तभी यून एक बार फिर से इनको डराने लगती है कि अगर रायान ने जंप ना लगाया और अपनी जान ना दी तो मैं इसको अभी मार डालूंगी। तभी एक पुलिस वाला इसके हाथ पर गोली मारता है और इसका खंजर छूट जाता है और पुलिस आकर इसको अरेस्ट कर लेती है और ये फैमिली हंसी खुशी एक साथ होती है। और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली और मिस्टर रायान शादी कर लेते हैं और इनका एक और बच्चा भी हो जाता है और ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ इस प्यारी सी स्टोरी का एंड हो जाता है। आप कमेंट करके बताएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।